दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल बहुत ही अच्छे से समझ चुके हैं। रदरफोर्ड ने ही हमें बताया कि किसी भी एटम का जो मास है और पॉजिटिव चार्ज एक छोटे से स्पेस में पाया जाता है और इसी छोटे से स्पेस को हम न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। लेकिन दोस्तों, हमें ये भी पता है कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में कुछ ड्रॉबैक्स भी थी, कुछ कमियां भी थी। तो उन्हीं कमियों को दूर कर बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल दुनिया के सामने रखा। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बोर एटॉमिक मॉडल को बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। तो ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, बोर ने एटम के स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग जो बातें कही उन्हें हम बोर पोस्टुलेट के नाम से जानते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले यह बात कही कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ एक फिक्स सर्कुलर पाथ पर मूव करते हैं और इन्हीं सर्कुलर पाथ को हम शेल, ऑर्बिट या फिर एनर्जी लेवल कहते हैं और इन शेल को हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, इधर ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, घूमता है, ये हमें पता है। अब इन्होंने क्या कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन घूमेंगे ये फिक्स सर्कुलर पाथ में ही घूमेंगे और इन सर्कुलर पाथ को हम शेल, ऑर्बिट या एनर्जी लेवल कहते हैं। जो सबसे फर्स्ट शेल होगा, पहला शेल होगा, उसको हम K शेल से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकेंड शेल को L शेल से, थर्ड शेल को M शेल से और फोर्थ शेल को कैपिटल N शेल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो K शेल, L शेल, M शेल और N शेल। इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि जो फर्स्ट शेल है यानी फर्स्ट शेल के लिए N की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। इसे ही हम क्या बोलेंगे, K शेल। जो सेकंड शेल है उसके लिए N की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी और इसे ही हम क्या बोलेंगे, L शेल। थर्ड शेल के लिए N की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी और इसे ही हम क्या बोलेंगे, M शेल। और फोर्थ शेल के लिए N की वैल्यू कितनी होगी, 4 और इसे ही हम क्या बोलेंगे, N शेल। क्लियर? तो K, L, M, N, O, P इस तरीके से और भी आगे चलते जाते हैं। क्लियर? आपको क्या ध्यान रखना है, अंदर से बाहर की तरफ जाना है। जो पहला शेल होगा वो K होगा, फिर L, फिर M, N, O, P इस तरीके से चलता रहेगा। क्लियर? अब इन्होंने दूसरी बात एटम के स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग ये कही कि जब इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है तो घूमते हुए वो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज नहीं करता है। याद करिए, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में जो कमी थी वो यही थी कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमेगा तो वो एनर्जी लूज करेगा और एनर्जी लूज करते हुए एक टाइम ऐसा आएगा कि वो इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते एनर्जी लूज करते करते न्यूक्लियस में आके गिर जाएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? यानी कि एटम की स्टेबिलिटी को रदरफोर्ड समझा नहीं पाए थे, यही तो उसकी कमी थी। तो इस कमी को किसने दूर कर दिया, बोर ने दूर कर दिया। बोर ने क्या बोला कि जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा न्यूक्लियस के चारों तरफ तो वह एनर्जी लूज करेगा ही नहीं। अगर एनर्जी लूज करेगा ही नहीं तो वो फिक्स सर्कुलर पाथ में घूमता ही रहेगा, वो न्यूक्लियस में आके गिरेगा नहीं। तो इन्होंने एटम की स्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन कर दिया। क्लियर? दोस्तों, एक बात बताइए, हमें पता है कि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है शेल में। अब आपको ये भी पता है कि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है और ये भी हम जानते हैं कि अपोजिट चार्ज के बीच में क्या होता है, हमेशा अट्रैक्शन होता है। तो मेरा आपसे ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि इस प्लस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो मुझे ये बताइए, अगर इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ शिफ्ट होना चाहिए, न्यूक्लियस में आके गिर जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, इस पर आप थोड़ा विचार करिए। अब देखिए दोस्तों, आपको पता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो एक फोर्स बाहर की तरफ लगता है उस ऑब्जेक्ट पर, जिसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए आपने एक पत्थर लिया और उसको धागे से बांधकर इस तरीके से जोर जोर से उसको घुमाया। अब
अगर घुमाते हुए अगर वो धागा अगर आपने हाथ से छोड़ दिया तो वो पत्थर बाहर की तरफ जाके गिरेगा या हमारे सर के ऊपर आके गिरेगा? बिल्कुल सही, वो पत्थर बाहर की तरफ जाके गिरेगा। तो हो ना हो, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मूव करता है तो उस ऑब्जेक्ट पर बाहर की तरफ एक फोर्स काम करता है और इसी फोर्स को हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के नाम से जानते हैं। क्लियर? अब इधर देखिए, क्या ध्यान रखना है, जब इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर पाथ यानी शेल में मूव करेगा तो इस इलेक्ट्रॉन पर भी दो टाइप के फोर्स काम करेंगे। सबसे पहला फोर्स क्या होगा? आपको पता है कि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है और इलेक्ट्रॉन खुद नेगेटिवली चार्ज होता है और हमें पता है अपोजिट चार्ज के बीच में हमेशा अट्रैक्शन होता है। तो ये न्यूक्लियस क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का ट्राई करेगा और इसी फोर्स को जो कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में लग रहा है, इसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहेंगे। क्लियर? एक फोर्स तो ये काम कर रहा है और जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे घूमेगा तो अपने को पता है बाहर की तरफ भी एक फोर्स काम करेगा और इस बाहर की तरफ काम करने वाले फोर्स को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्लियर? अब इधर देखिए दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, एक स्टूडेंट मुझे यहाँ से खींच रहा है और एक स्टूडेंट मुझे यहाँ से खींच रहा है, दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं। ये जितना फोर्स लगा रहा है, ये जितनी ज़ोर से मुझे इस तरफ खींच रहा है, ये स्टूडेंट भी मुझे इस तरफ उतने ही फोर्स से खींच रहा है। तो आप मुझे ये बताइए, मैं इस तरफ जाऊँगा या इस तरफ जाऊँगा या फिर मैं यहीं पे खड़ा रहूँगा? बिल्कुल सही, मैं ना इस तरफ जाऊँगा ना इस तरफ जाऊँगा, मैं बीच में ही खड़ा रहूँगा, क्योंकि ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे होता है कि जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ यानी सेल में मूव करेगा तो इसके ऊपर दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स काम करते हैं। कौन कौन से? एक तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और दूसरा इलेक्ट्रॉन पर बाहर की तरफ लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट है। ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन ना तो अंदर की तरफ जाएगा और ना ही इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ निकलेगा। ये अपने फिक्स सर्कुलर पाथ में यानी कि शेल में मूव करता रहेगा। क्या ये बात आपके समझ में आई या नहीं आई? अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाता सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से, तब तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ शिफ्ट हो जाता, या फिर अगर मैं बोलूँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा हो जाता इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ चला जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्यों? इलेक्ट्रॉन अपने फिक्स ऑर्बिट यानी कि शेल में ही चक्कर लगाता रहता है, क्योंकि ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होते हैं जो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। क्लियर? तो ये 3-4 बातें आपको बोर्स एटॉमिक मॉडल में ध्यान रखनी है। क्लियर? अब दोस्तों अगर मैं बात करूं बोर एटॉमिक मॉडल के ड्रॉबैक यानी कमी की, तो सिंपल सी एक लाइन ध्यान रखना, हालांकि ये आपके बुक में नहीं दे रखा है पर फिर भी एक्स्ट्रा मैं बता देता हूँ, एग्जाम में लिखोगे तो टीचर पे इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा। देखिए इधर हमेशा क्या ध्यान रखना है, बोर का जो एटॉमिक मॉडल है वो सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीसीज पे ही लागू होता है, यानी ऐसी स्पीसीज जिसमें सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाए, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट हो, उन्हीं पे ही बोर एटॉमिक मॉडल लागू होता है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि किसी स्पीसीज में कितने इलेक्ट्रॉन है, हमें कैसे पता चलेगा? तो दोस्तों किसी भी स्पीसीज में एटम या एन में कितने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, इस टॉपिक पर मैं 3rd चैप्टर में एक वीडियो बना चुका हूं, वो मैं आपको आई बटन पे लिंक दे दूंगा, तो आप जरूर जाके देखिएगा। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है, यानी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे? 1 इलेक्ट्रॉन ही होगा, यानी कि हाइड्रोजन पर बोर एटॉमिक मॉडल लागू किया जा सकता है। अगर मैंने लिखा He+, तो He+ का मतलब क्या हुआ? He यानी हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2 होता है, और इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होने चाहिए? 2 ही होने चाहिए। लेकिन ऊपर क्या आ गया? 1+ आ गया। 1+ आने का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन अपन ने क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रहे? 2 - 1 = 1। तो इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इन पर बोर एटॉमिक मॉडल लागू किया जा सकता है। और दोस्तों एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ, इसी कॉन्सेप्ट पर, कौन सा कॉन्सेप्ट
कि बोर एटॉमिक मॉडल सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीसीज पे ही लागू होता है। इसी कॉन्सेप्ट पर अभी कुछ दिन पहले 13 सितंबर 2020 को नीट एग्ज़ाम हुआ था, प्री मेडिकल एग्ज़ाम हुआ था, उसमें इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ है। आप जाके चेक करिएगा। अगर ये जो भी वीडियो मैं डालता हूँ अगर आपने अच्छे से देखे हैं तो वो नीट लेवल का क्वेश्चन आप खुद ही सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों, जो चीज़ें बताई जाती है उसको अच्छे से देखा करें, उसको अच्छे से समझा करें और जो चीज़ आपको मिल रही है उसकी कद्र करें।